और आज हमारा क्योंकि विषय जो है एंगर के ऊपर, क्रोध मुक्ति के ऊपर है, तो हमने कहा कि पहले तो आपको थोड़ा हंसा करके बात शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जितने भी और सूक्ष्म विकार हैं वो दिखाई ना भी दें, लेकिन क्रोध एक ऐसा विकार है जो दिखाई दे जाता है। और कहा गया है शुरू में कि ये विश्व जो था ये फूलों का बगीचा था, गार्डन ऑफ अल्लाह था, ऐसे कहा जाता है। जब पैराडाइज था, बहिश्त था, स्वर्ग था, तो इसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। और उसकी कंपैरिजन में हमारे बाबा आज की दुनिया को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, गार्डन ऑफ अल्लाह, और ये बन गया फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। तो अगर सूखी हुई लकड़ियां हों, बिल्कुल सूखी हुई, और वो भी कांटे वाली, तो उसको आग लगने में कितनी देर लगती है? बस इशारा ही चाहिए। ये जो बांस के वृक्ष होते हैं, बैम्बू ट्रीज, तो जब ये काफी घने होते हैं, जब ये काफी इकट्ठे हो जाते हैं, आप ही आग लग जाती है। तो इसी प्रकार से आज के वर्ल्ड में क्रोध कहाँ बसता है? क्रोध तो हवा में बसता है, सब जगह बसता ही बसता है। क्रोध को कहीं आने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहले हमने सोचा आपको ये बताएं क्रोध कहाँ पर आता है और कहाँ से आता है। फिर हमने सोचा आने जाने का तो इसका सवाल ही नहीं, ये तो है ही है, हर जगह है। तो ऐसी सूखी दुनिया में जहां बिल्कुल ड्राई है सारा कुछ, और जिंदगी भी धीरे धीरे ड्राई होती जा रही है, तो उसमें क्रोध को क्या चाहिए? सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए, जरा सा, और क्रोध आ गया। तो क्रोध कोई कॉल बेल बजा के नहीं आता, घोस्ट की तरह एंटर हो जाता है, और फिर पता लगता है कि कुछ हो गया है, आ गया है। तो ये जो क्रोध है, ये हमारी जीवन की जॉय ऑफ लाइफ, ग्रेस ऑफ लाइफ, चार्म ऑफ लाइफ, जो भी जिंदगी का रस है, उसको जला डालता है। एक कहावत है कि जिस घर में क्रोध होता है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। तो आप तो डॉक्टर हैं, तो क्रोध कैसे काम करता है? आया, जरा सी स्लाइटेस्ट ऑफ इंस्टिगेशन, इंसाइटमेंट, इंसल्ट, जरा सी तीली लगी, आया। उसके बाद क्या होता है कि बॉडी की केमिकल कंपोजिशन चेंज होना शुरू हो जाती है। ये तो आप जानते हैं कि बॉडी इटसेल्फ एक केमिकल लेबोरेटरी है। जैसे विचार आएंगे उसी तरह के हार्मोन्स वगैरह सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो पहले तो चेहरा लाल हो जाएगा, खून का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, आंखें पॉप आउट हो जाएंगी, नर्व्स टेंस हो जाएंगी। उसके बाद हो सकता है कि मुट्ठी भी कस जाए, और उसके बाद जो है व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति फील करता है, जैसे कोई पागल होता है ना, उसमें 6 आदमियों की शक्ति होती है, मैड पर्सन, उसको पकड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से वो इतना टाइट, सख्त फील, ताकतवर फील करता है कि क्या कहना उसका, मैड एलिफेंट की तरह। लेकिन उसकी एनर्जी कितनी फास्ट बर्न हो रही होती है, आप जानते हैं उसके कितने ब्रेन सेल जल जाते हैं, ताकत कितनी है। उसका सबूत ये है, इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट इज ओवर वो पानी मांगता है, पिलाओ, पानी पिलाओ, एग्जॉस्टेड फील करता है, सांस लेता है प्राणायाम जैसा, फिर वो कहता है हाँ अब ठीक हूं। तो इट इज जस्ट लाइक नॉर्मल वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, उसको आप आग पर रख दें तो क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होगा, फिर बॉयल होगा, फिर उसके अंदर अगर आप उंगली डालें तो ब्लिस्टर्स पैदा हो जाएंगे। लेकिन अगर उस पानी से आग हटा दी जाए तो धीरे 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 कहाँ पर आ जाएगा? अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो जैसे पानी की टेम्परेचर अप जाती है, ऐसे व्यक्ति का टेम्पर या टेम्परामेंट समझिए, टेम्पर अप जाता है। लेकिन कोई भी, इवन द मोस्ट एंग्री पर्सन कैनॉट बी एंग्री ऑल द 24 आवर्स ऑफ द डे। ये तो पता है ना कि वो फिर भी उसको नॉर्मल होना ही पड़ेगा।
लेकिन इस प्रोसेस के अंदर उस व्यक्ति को कितना एग्जॉस्शन होता है। और खास बात यह है कि जैसे एक स्मूथ सरफेस के ऊपर डिप्रेशन बन जाए तो फिर क्या होगा, अगली बार पानी वहां इकट्ठा होगा। इसी तरह से जो क्रोध मुक्त व्यक्ति है वाटर प्रूफ की तरह, उसके ऊपर क्रोध की कुछ आए भी बाहर से आघात तो वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन एक बार ही डिप्रेशन बन गया और बार बार बनता रहा तो फिर उस व्यक्ति को जरा सी बात पर ही आएगा भी और काफी देर कायम भी रहेगा, एवेपोरेट नहीं होगा, शॉर्ट लिव्ड नहीं होगा, वो चलेगा। और जितना डिप्रेशन बनता जाएगा उतना ज्यादा उसका क्रोध चलेगा। अच्छा, क्रोध जो होता है एक्सप्लोसिव भी होता है और इम्प्लोसिव भी होता है। एक क्रोध तो दिखाई देता है, जैसे बाहर एटॉमिक टेस्ट कर लेना, अब तो पता लगता है कि एटमॉस्फेयर में कुछ हो गया। और एक कई ऐसे व्यक्ति होते हैं वो अंदर ही हो जाता है, लेकिन बेचारे ऑफिस के स्टेटस के मुताबिक, कोई पोजीशन के मुताबिक, अपनी स्वभाव के मुताबिक अंदर ही उनके होता है, लेकिन उसका असर ज्यादा खतरनाक होता है। बाहर का हो गया तो चलो हो गया, जो होना है उसका रेडियो एक्टिविटी हो गई, लेकिन ये जो अंदर वाला है ये तो अर्थक्वेक लाता है और इसके बाद बहुत देर तक इसका असर चलता है। तो क्रोध इस प्रकार से एक्सटर्नल फैक्टर से भी होता है, इंटरनल फैक्टर से भी होता है। आप देखिए कि हर व्यक्ति की एक नेचर है। हमारी जो नेचर है उसके अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो क्रोध को इनवाइट करती है। Somebody has certain preferences, biases, certain type of what you call addictions. अगर उसकी वो पूरी ना हुई तो क्या होगा कि उसी को इमीडिएटली क्रोध आ जाएगा। उसकी वो पूरी नहीं होगी ना तो उसको क्रोध आ जाएगा। ही इज अंडर सम प्रेशर। तो जितनी उसकी पर्सनल फैक्टर्स हैं वो उसको क्रोध लाने के निमित्त बना देते हैं। किसी व्यक्ति को आदत है कि वो थोड़ी देर के बाद मान लो स्मोक करता है, कोई सर्जन ही है मान लो, अब उसको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए उसको रोकना पड़ जाए कि भाई ये महात्मा जी हैं, इसका ऑपरेशन करते हुए आपको सिगरेट नहीं पीना है, ठीक है जी। लेकिन उस समय उसको फील होगा कि जल्दी से ये पूरा हो और मैं जाऊं, क्योंकि उसकी आदत है। इसी प्रकार से अनेक तरह की डिपेंडेंसीज हैं जिसकी वजह से व्यक्ति, किसी ने कहीं जाना है, उसकी कहीं अपॉइंटमेंट है, बड़ी प्लेजेंट अपॉइंटमेंट है और इधर उसको काम आ गया है, तो क्या सोचेगा, जाऊं वहां, उसका ध्यान वहां लगा रहेगा। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार की भी बॉन्डेज में है उसको क्रोध आ जाएगा। तो कहा गया है, गीता में वर्णन है कि इच्छाओं की पूर्ति ना होने से क्रोध आता है और क्रोध आने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होने से सर्वनाश हो जाता है, ऐसा कहा हुआ है। और उसमें कहा गया है कि कामेषु क्रोधेषु, और उसका भाव ये है, वो काम को कामनाओं से उसकी परिभाषा करते हैं कि मनुष्य के अंदर कामनाएं, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स, अगर वो उसकी पूरी जहां पूरी नहीं हुई उसको गुस्सा आएगा। और आज के जमाने में जबकि इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, हम इस वर्ल्ड के कोई मास्टर तो है नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा डे बाय डे वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड अदर थिंग्स, सिचुएशंस। तो उसकी वजह से ज्यादा क्रोध आने का चांस बढ़ता जा रहा है। मैं एक बार ब्राजील में गया था, तो ब्राजील में कई सेंटर्स है हमारे 30-40, तो जगह जगह गया। तो एक जगह एक निग्रो पुलिस ऑफिसर था, वो हमारा ब्रह्मा कुमार था। उसका जो बॉस था डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ एरिया, जैसे हमारे यहाँ DIG होते हैं, इस तरह के थे। बोले कि इनसे आपको मिलाना है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति जाता है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, तो आपको मिलाना है। मैंने कहा अच्छा चलेंगे। वो थे क्रिश्चियन जेंटलमैन। तो हम उनके ऑफिस में गए। बहुत उसके ऑफिस में तरह तरह के बड़े बड़े लार्ज फोटोग्राफ लगे हुए थे, कैसे पुलिस ने हेलीकॉप्टर से इसको बचाया, ये किया, काफी अच्छा। तो मैं गया, बोले आई एम नॉट ए स्पिरिचुअल पर्सन। मैंने कहा नेवर माइंड। तो फिर बोले कि ये देखो, मैंने कहा ये आपके देखो इतना अच्छा आपकी लगा हुआ है, आप इतने इतने काम कर रहे हैं,
अगर आपका एक भी काम ना हो, मान लो कि क्रिमिनल आप उसको ना पकड़ पाए, तो फिर क्या होता है? फिर तो ये सारी मेहमानी लोग करते, लेकिन जैसे सफेद ड्रेस पे एक दाग हो जाए, दाग ज्यादा दिखाई देता है, बाकी सफेद ड्रेस तो दिखाई नहीं देती। बोले अच्छा ठीक है, ये आदमी जो निग्रो है, ये मेरा ऑफिसर, ही इज वेरी लॉयल, वेरी गुड, इसने कहा मैं आपसे मिल रहा हूं, मेरे एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, ट्राई करूंगा। बोले उत्तर दीजिए, और मैं आपके, ये मुझे हमेशा कहता है पुलिस ऑफिसर्स को, योग शिविर करवाओ, योग कैंप करवाओ। तो अगर आपने मेरा उत्तर ठीक दे दिया तो मैं योग कैंप करवाऊंगा। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात तो नहीं है, आप करवाइए ना करवाइए, आपकी इच्छा है। नहीं नहीं, उनकी भाषा भी दूसरी है वहाँ, पोर्चुगीज। तो वो बोला कि, मैंने कहा मैं तो योग कैंप करवा भी नहीं सकता, मैं भाषा नहीं जानता, लेकिन हमारे बहन भाई यहाँ हैं। अच्छा, बोला मुझे एक सिंपल क्वेश्चन है, मुझे क्रोध क्यों आता है? अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, मेरा ख्याल ऐसा है, आप हैं चीफ पुलिस के और आपके नीचे दर्जा बदर्जा ऑफिसर्स हैं, यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम द सेम क्वालिटी ऑफ वर्क विच यू कैन डू। वो तो कर नहीं सकते, वो तो छोटे हैं, इसलिए आपको क्रोध आ जाता होगा शायद, कि भाई तो मुस्कुराने लगे। कि मैंने कहा कि अगर वो आप जैसा काम कर सकते होते तो आपकी कुर्सी पर वो नहीं चाहिए। आप अपने, जरूर आप उनसे अनुभवी हैं, इसीलिए आप यहाँ हैं, तो आपको क्रोध इसलिए शायद आ जाता है। कहते हाँ ऐसा ही है। तो वजह क्या थी कि वी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को, दुनिया को, व्यक्तियों को, सिचुएशंस को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, अपने ढंग से देखना चाहते हैं, जो मैं चाहता हूं वही हो। जब वो नहीं होता हमें क्रोध आ जाता है। ये एक इसका एक कारण है। इसलिए ये एक ऐसी समस्या है कि जिससे मेरे ख्याल में इस हॉल तो क्या कहना, इस सभा को तो क्या कहना, दुनिया में आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में जल्दी गायब हो जाता है, जैसे मेटल्स का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसी का कैसा आता है, किसी का किसी परिस्थिति में आता है। और हर व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि उसी परिस्थिति में क्रोध आए, बल्कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह के लोगों को डिफरेंट प्रकार का क्रोध आता है। और क्रोध के बाल बच्चे भी हैं, जैसे होता है ना फैमिली के साथ है वो, तो वो अकेला नहीं है, नाम उसका एंगर है। आप देखिए कि डिससेटिस्फैक्शन, फॉर एग्जाम्पल, कोई ग्रज, किसी प्रकार का व्यक्ति डिसग्रंटल्ड है किसी चीज से, डिससेटिस्फाइड है, कई चीजें हैं, ये सारी क्रोध की लिस्ट में आती हैं। क्रोध का प्रभाव आ गया या क्रोध आ गया, उसके बाद व्यक्ति का जो व्यवहार है अपने लोगों के साथ, अपने वर्ग के साथ, अपने सोसाइटी के साथ, ये जो उग्रवादी पैदा होते हैं, हु आर दे, जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, ये एक क्रोधित वर्ग है। क्योंकि वास्तव में हम सब एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं, तो हमारे अंदर भी ये गड़बड़ है, एक्सट्रीमिस्ट हम बन गए हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो कोल्ड ड्रिंक है इतना ठंडा हो, इतना ठंडा हो कि बस, हालांकि मेडिकल साइंस कहते हैं कि आपके मैदे को खराब करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इतना ठंडा ठीक नहीं है। हम चाय होगी तो इतनी गर्म हो, इतनी गर्म हो जो हमारा मुंह जला दे, तो ये भी तो एक्सट्रीमिज्म ही है ना, वो सिस्टम के अनुसार तो नहीं है। इसी प्रकार से दुनिया के व्यक्ति जो इस तरह की कई प्रकार की मर्यादा को क्रॉस करते हैं इधर या उधर, वो क्रोधित होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि क्रोध पावरफुल को आए। जो शक्तिशाली है, सत्ताधारी है, जिसके पास धन है, जिसके पास पोजीशन है, उसको क्रोध आना इजी है, क्योंकि उसके अंदर एक ईगो रहता है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। वो व्यक्ति समझता है कि मैं बाकियों से कुछ अलग थलग हूँ, कुछ डिफरेंट हूँ, किसी अलग, भगवान ने औरों को तो ठेके पर बनाया है, मुझे शायद खुद बनाया है। उसके अंदर कई तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब वो व्यक्ति क्रोध करता है, और क्रोध के लिए हमारे बाबा ने कहा हुआ है, इसको हिंदी में कहते हैं अभिमान, ईगो को। तो जो अभिमान है वो
या तो अपना अपमान बहुत जल्दी करवाता है, या दूसरे का अपमान विली निली इनएडवर्टेंटली व्यक्ति करता ही रहता अपने व्यवहार से, कि ईगो वाले को या इन्फ्लेटेड पर्सनैलिटी वाले को जरा सा पिन चुभ हो देना, वो क्रोधित हो जाएगा। इसने मुझे कहा, ऐसा कहा, मैं देखूंगा। आ गया गुस्सा, आ गई उसके अंदर क्रोध का एक, जिसको हम कहते हैं एनिमोसिटी, हेट्रेड, ये सब चीजें उसके बाल बच्चे हैं। अब अभिमान क्रोध को इंस्टिगेट करता है, एक फैक्टर है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जो वीक है, जिसके पास नहीं है, जो बोल नहीं सकता, छोटा है, सबॉर्डिनेट है, जब उसके ऊपर इस तरह का आघात किया जाता है, वो भी क्रोधित होता है। बोल तो सकता नहीं, लेकिन उसके अंदर इम्प्लोसिव एंगर आता है। वो सोचता है कि अच्छा ठीक है, आज तो ठीक है, मौके के ऊपर मैं करूंगा, है इसके रास्ते में कुछ ना कुछ रोड़ा अटकाऊंगा। तो आपको पता है, बड़ी मशीनरी में एक छोटा भी व्यक्ति, आपके हॉस्पिटल में ही एक छोटा सा व्यक्ति मौके पे भाग जाए या जवाब दे जाए तो क्या होगा? एंड बिल्कुल मौके पे आके आप ऐसा रीजन बता दे, आप कुछ कर नहीं ले रहा है वो बदला। इसलिए वीक को भी क्रोध आता है और स्ट्रॉन्ग को भी क्रोध आता है। अब व्यक्ति इससे छूटे कैसे? इट इज इजीली सेड कि आप बैलेंस रखिए, लेकिन अब वीक व्यक्ति को पावरफुल बनने के लिए बैलेंस कहां से रख लेगा? वो तो है ही वीक, उसके अंदर ये चीजें हैं ही नहीं। और जो स्ट्रॉन्ग है वो बैलेंस कैसे रख लेगा? ही इज ओवरफ्लोइंग विद सर्टेन थिंग्स। इस वास्ते इसके लिए कुछ और तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, इंटरनल कुछ एडजस्टमेंट चाहिए, जो एक्सेस को आदमी अब्जॉर्व कर सके और जो कम है उसको व्यक्ति किसी तरह से उसको समझ सके। खैर वो बात दूसरी है। अब आप देखिए कि क्रोध का सीड कहाँ है और क्रोध का एक तो कहते हैं बीज और एक कहते हैं उसका जड़। तो एंगर इज सीडेड इन द बीइंग। जिस हमारे हार्ड डिस्क है जो सोल, जिसके अंदर बताया गया होगा आपको संस्कार होते हैं, उसके अंदर एंगर रहता है। और उसके बाद उसकी जो फ्लॉपी है, सॉफ्टवेयर है, वो उसका मन है। तो हमारे मन में जब मन हमारा जागृत अवस्था में होता है, एक्टिव होता है, हम काम में आते हैं, जागृत हैं, उस समय हमारे मन के अंदर जो मैंने आपको प्रवृत्तियां बताई, प्राइड्स एंड प्रेजुडिसेस, बायसेस, एडिक्शंस, डिपेंडेंसीज एटसेट्रा एटसेट्रा, वो जो प्रवृत्तियां हैं, वो प्रवृत्तियां मन को प्रभावित किए हुए ही रहती हैं। आप देखेंगे किसी व्यक्ति का अटैचमेंट है। अब आपने देखा होगा कि कहते थे जिन था, बहुत ताकतवर जिन था, लेकिन उसकी जान कहाँ थी? तोते में। तो तोते की टांग हिलाएंगे तो जिन की टांग में दर्द होगा, तोते को ऐसे करेंगे तो जिन को पेन होगा। तो जिस व्यक्ति की कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, उसकी वो चीज जरा डिस्टर्ब करेंगे, जिसको हम कहते हैं दुखती रग या वीक नर्व, किसी हर एक व्यक्ति का वीक पॉइंट होता है, उसको आप छेड़ेंगे तो उसको ट्रबल होगा। इसी प्रकार से एक तो मन की स्थिति है, फिर बाहर की सिचुएशंस है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ हो गया। आपने देखा होगा ऑन वेरी ट्रिवियल मैटर्स लोग मर्डर कर देते हैं। पानी की लाइन लगी हुई है, उसने बाल्टी लगाई हुई है, किसी स्लम एरिया में जाइए, जरा सा कुछ हुआ, लड़ाई हुई, मार दिया। अच्छा, शॉर्ट लिव्ड, स्पर ऑफ द मोमेंट में गुस्सा आया। तो जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, सेंस ऑफ जजमेंट खत्म हो जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है, कई बार ब्लर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद वो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जो उसको, सिविलाइज्ड व्यक्ति है तो उसको सिविलाइज नहीं लगता, पढ़ा लिखा है तो पढ़ा लिखा नहीं लगता, स्टेटस वाला है तो कहते हैं ये कैसा व्यक्ति है। सब कुछ करके बाद, क्योंकि वो एक्सेस करता है, उसके बाद क्या होता है? बाद में रिपेंटेंस। फिर कहता है मैंने क्या कर दिया, करना तो नहीं चाहिए था, उफ। हमारे बाबा कहते थे कि अगर किसी के साथ आप, जो आपको जानता पहचानता है, एक बारी गुस्से से बोल देंगे
तो इट टेक्स 3 to 6 months कि उसका असर खत्म हो। 3 से 6 महीने लगते हैं कि वो व्यक्ति नॉर्मल हो। जब वो आपको देखेगा उसको याद आएगा इसने ऐसे किया था। किसी को फिजिकली इंजर करना फिर भी कम खतरनाक है, लेकिन किसी को जबान से किसी को इंसल्ट कर देना वो क्या है? ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज में कहा जाता है कि कोई गधा होता है उसको आप लठ मारेंगे चले जाएगा फिर आ जाएगा। इंसान को आप जबान से कुछ कह देंगे कड़वी बात तो वो याद रखता है, उसको तकलीफ होती है। इसलिए क्रोध का एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर या कारण जो हम अवॉइड भी कर सकते हैं वो है कॉजिंग डिसरिस्पेक्ट और डिसऑनर टू अदर्स। कोई व्यक्ति छोटा है, कमजोर है, कि शारीरिक तौर पे कमजोर है, बुद्धि के तौर पे आपसे कम पड़ा हुआ है, धन में कम है, कुछ भी है, लेकिन उस व्यक्ति की उस बात को जताना, उस बात को मेंशन करना, उस बात से उसके ऑनर को लेने की कोशिश करना, ये क्रोध का सबसे बड़ा कारण है। आप देखेंगे जहाँ हार्मोनी होती है वहां पर छोटे को खुश रखा जाता है। आजकल तो हर जगह फैमिली कहने लग गए हैं कि फलाना फलाना हॉस्पिटल फैमिली, फलाना इंडस्ट्रियल फैमिली, गॉडरेज फैमिली, मोदी फैमिली एंड सो ऑन, ताकि एक फीलिंग आए एक अपनेपन की। और जहां भी आप छोटे को कहेंगे बेटा चल, अच्छा शाबाश चल, वो खुशी खुशी जाएगा। एक जानवर को भी आप सीटी बजाते हैं तो आके पूछ हिलाता रहता है, और व्यक्ति को आप इंसल्ट कर दें और उसको हुक्म चलाएं कि ऐसे कर, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए बेसिक चीज ये है, एंगर डज नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये आप समझ लीजिए। हमारे ख्याल में है कि क्रोध इज ए पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, और क्रोध के बगैर तो आदमी का रो भी नहीं रहता, और क्रोध ये करता है वो करता है। लेकिन हमने ब्रह्मा कुमारी में ये एक्सपेरिमेंट किया है, एंगर से सिर्फ वो व्यक्ति स्टबबर्न हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, ढीठ हो जाता है। आप कहेंगे जैसे किसी जानवर को छेड़ो, ऐसे सुन्न हो जाता है टेम्परेरीली। उसके बाद वो व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको वैसे नकली रिस्पेक्ट करेगा जितना ड्यूटी है, दिल से तो रिस्पेक्ट गई, और कहेगा ये तो बोलता ही रहता है। आप 2-4 बारी एंगर कर दीजिए, क्योंकि इसकी तो आदत है। उसकी प्राइवेट कन्वर्सेशन आप सुने, वो यही कहेगा हमारा साहब तो ऐसा ही है, तो बोलने दो उसको, बस फिनिश। तो यू गेट नथिंग आउट ऑफ दैट। इसलिए जब किसी चीज की टूल से कोई प्राप्ति नहीं है तो उसको यूज करना क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इस वास्ते इसके बदले में जो हमारी ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बीइंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन बीइंग को खाना मिले ना मिले कोई बात नहीं, ह्यूमन बीइंग को आप उस तरह के साधन ना दीजिए जो आपके पास है, कोई बात नहीं। अगर आप ह्यूमन पर्सन को लव देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उसके सम्मान को कायम रखते हैं, वो जी लेगा। सबसे बड़ा कारण व्यक्ति के हिट होने का उसका डिसऑनर है। इस वास्ते ये एक बहुत अच्छा टूल है कि हम क्रोध को एकदम पॉइजन की, जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना साइनाइड, तो ये साइनाइड की तरह इसको समझना चाहिए। इसको यूज करना मैंने बहुत खतरे में आना। हम हमेशा अपने किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स में आके क्रोध को यूज कर लेते, पता भी नहीं लगता हमें। हम समझते ये तो मामूली चीज है, ये तो मेरा अधिकार है। माँ बाप समझते छोटा बच्चा है ना, इसको डराएंगे नहीं, बिगड़ जाएगा, लाड करेंगे बिगड़ जाएगा। नहीं, आप क्रोध को एज ए टूल यूज ही नहीं करिए, उसको और तरीके हैं। एक है क्रोध, एक है रुहाब। इंसान अपनी स्टेज में रहकर, अपनी पर्सनैलिटी में रहकर उस बात को फोर्सफुली भी कह सकता है, पावरफुली भी कह सकता है, सॉफ्टली भी कह सकता है। एक कांप रहे हैं पैर, ऊपर से गुस्सा कर रहे हैं। आपने देखा 2 पहलवान जब लड़ते हैं, जो नीचे लेटा होता है वो कहता है ठहर जा, मुझे उठने दे, अभी तो मैं नीचे पड़ा हुआ उसके दबा हुआ। तो समटाइम्स इट इज ड्यू टू वीकनेस ऑल्सो, कि हम क्रोध करे जा रहे हैं क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। इसलिए अपनी रिस्पेक्ट को बचाते हुए, दूसरे की रिस्पेक्ट को कायम रखते हुए, और क्रोध को जीवन से निकाल दें, उतना ही अच्छा है। वी विल बी contributing something very positive to this world, to our own life, if we give up क्रोध। कम से कम ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप दे देंगे तो लोग कहेंगे भी तुम ब्रह्मा कुमारी में गए थे, पता नहीं क्या छोड़ आए।
है ना। ये तो नहीं कोई कहेगा कि क्रोध छोड़ा है तो बड़ा नुकसान कर लिया अपना, ऐसा तो नहीं कहेगा कोई भी। आपके फ्रेंड्स भी नहीं कहेंगे कि आपने गुस्सा छोड़ दिया पता नहीं क्या कर लिया। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप की एक लेडी आती है, अच्छा मैनेजिंग डायरेक्टर की वाइफ है, बुजुर्ग है, तो उसमें आगे ज्ञान में चली, उसमें अच्छे संस्कार भी कई हैं, उसमें निर्माणता है, जाएगी किचन में काम करना शुरू कर देगी, सब आम लोगों से मिलेगी, उसको कोई इस तरह का नहीं है। लेकिन उसके 6-7 महीने बाद हम उसके वहां गए, उसके ड्राइवर बता रहे थे कि साहब मैडम को इतना गुस्सा था, अब तो नहीं कुछ करती, कम करती है। तो हमने देखा उनके मन में भी उसके लिए रिस्पेक्ट पैदा हुई, ये नहीं हुआ तो बस। तो क्रोध लाइफ को हेल बना देता है। आप बड़े बड़े घरों में जाएं, बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे घर, हर प्रकार के साधन हैं, 5 मिनट बैठें तो आप क्या देखेंगे। एक बारी मुझे एक भाई अपने घर ले गया, वो ज्ञान में चलता था, एक स्कूल का प्रिंसिपल था, प्राइवेट स्कूल का, उसके हर बच्चे के पास एक स्कूल था और अंधाधुंध उनकी आमदन थी, बहुत बड़ा उसका घर था, इकट्ठे ही रहते थे, हर बच्चे भी बड़े बड़े थे, सब मैरिड थे। ले गया मुझे, अच्छा मैं गया, मैं बड़ा खुश कि वाह बड़ा अच्छा प्रॉस्परस फैमिली है, बड़े अच्छे लोग हैं। उसको तो मैं जानता था। जब बैठे तो बेटों को बुलाया, लंबे लंबे काफी, और इंग्लिश की किताबें लिखने वाले, इंग्लिश सब्जेक्ट पर ही बुक्स लिखी हुई उन्होंने। 2-4 मिनट में उनका जो डायलॉग हुआ, वो पिताजी को तू कह के बात करें, और धीरे धीरे मैंने देखा, मैं सोचा मैं यहाँ से जल्दी भागूं और जितनी दूर जाके दम ले सकता हूं उतना मैं लूं। इतना अपेरेंटली इतना अच्छा, और अंदर इतना हेल जैसी लाइफ, एक दूसरे से लड़ रहे हैं भाई भाई से, और कोई उनको एक दूसरे का ख्याल नहीं, एक दूसरे की शर्म नहीं, एक बाहर का व्यक्ति है उसका भी ख्याल नहीं। तो आप सोचिए ऐसी लाइफ का क्या फायदा, जिसमें और सब है लेकिन शुष्कता है, ड्राईनेस है, नीरसता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये क्रोध कोई आइसोलेटेड चीज है जिसका हम कोई इलाज कर सकते हैं? आपके डॉक्टर लोग तो वैसे ही यहाँ होलिस्टिक अप्रोच करते हैं कि किसी भी चीज का, जरा सी चीज का भी सिंपल कोई इलाज नहीं है, उसके पीछे जाना पड़ेगा। पहले वक्त में तो नब्ज देख के दवाई दे देते थे, फिर धीरे धीरे का ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, दे आर गोइंग डीपर एंड डीपर, डिजीजेज आर बिकमिंग कॉम्प्लेक्स, मेडिसिन इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स, डायग्नोसिस इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स। इसी प्रकार से, और ये तो स्थूल बीमारियां हैं, तो क्रोध तो फिर और भी ज्यादा चीज है। आप ये बताइए कि मेडिकल साइंस ने इस घड़ी तक कोई ऐसी गोली तैयार की है जो खाओ और क्रोध गायब हो जाए? ये की होगी कि नींद आ जाए, क्रोधी आदमी सो जाए, उसको इंजेक्शन लगा दो, लेकिन वो क्रोध के लिए बाय इटसेल्फ कोई मेडिसिन तो है नहीं। और ये स्ट्रेस वगैरह भी जो है, ये भी क्रोध के ही अंश वंश है, देखा जाए तो स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन आदि। तो इस क्रोध का इलाज कोई दूसरे ढंग से हो सकता है। पहले तो इसको हमें इसकी एनाटॉमी को समझना होगा, ये क्रोध कहाँ वाक़या है और ये क्रोध कहाँ प्लेस्ड है सारे सिस्टम में। तो क्रोध अकेला नहीं है, क्रोध के 4 भाई हैं और उनमें से एक है, सिर्फ क्रोध अपीयर होता है, इट कैन बी इजीली सीन। तो उसके जो भाई हैं, पहला एक तो मैंने आपको बताया ईगो है। इट इज वन थिंग टू बी अकम्पलिश्ड, इट इज अनदर थिंग टू हैव ईगो ऑफ अकम्पलिशमेंट। अगर आप अकम्पलिश्ड हैं, अच्छी बात है, दुनिया के अंदर व्यक्ति को अकम्पलिश्ड होना ही चाहिए, उसको अच्छे से अच्छा अपने प्रोफिशिएंट होना ही चाहिए, लेकिन उसका ईगो रखना वो खराब चीज है। तो अगर व्यक्ति अकम्पलिशमेंट को ह्यूमिलिटी के साथ जोड़ ले तो क्या घटेगा उसका? उसको दिल से लोग रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर उसने ह्यूमिलिटी नहीं रखी, अकम्पलिशमेंट का ईगो आ गया, तो लोग रिस्पेक्ट तो करेंगे लेकिन कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति जो है ना पैसे वाला होगा, अपने घर होगा, इसके मजा नहीं आता इससे बात करने का। लाइक दैट होगा, कोई मजबूरी से इसके पास चले जाते हैं, दिल से उसके प्यार नहीं करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट एडजंक्ट ऑफ क्रोध इज ग्रीड, लोभ। अब लोभ क्या है
कि इतनी वैसे मीठी चीज है। ईगो तो जरा वो बिजली दो तरह की होती है ना, एक बिजली खींचने वाली और एक धक्का मारने वाली। तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ कि दो प्रकार, ईगो तो जरा वो बिजली दो तरह की होती है ना, एक बिजली खींचने वाली और एक धक्का मारने वाली। तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ कि दो प्रकार की विकृतियां हैं, एक को कहते हैं राग, एक को कहते हैं द्वेष। राग इज अट्रैक्टिव टाइप एंड द्वेष इज रिपेलिंग टाइप। जैसे एसी करंट और डीसी करंट होता है, इसी प्रकार से जो ईगो है दैट इज रिपेलिंग टाइप। ईगो वाला को आदमी पसंद नहीं करता। लेकिन लोभ दूसरी ही चीज है। अगर आपके पास 2 करोड़ है, अगर कोई कहे 3 करोड़ आ जाए तो इसमें क्या बुराई है? कोई कहेगा इसमें बुराई है? ये तो बड़ी अट्रैक्टिव चीज है। अगर आप किसी स्टेटस पर हैं, उससे बड़ा स्टेटस मिल जाए तो क्या बुराई है? आपके पास एक पर्टिकुलर कार है, उससे अच्छी मिल जाए तो क्या बुराई है? ठीक है ना। लेकिन अगर जरा इसको आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो आप और चीज पाएंगे। जैसे किसी भी चीज का एक्सेस नुकसानकारक होता है। आपकी मेडिकल साइंस में भी कहते हैं किसी को चीनी खिला दीजिए और उसको चीनी का शौक हो जाए और खाए और खाए। पहले तो उसके बॉडी के बाकी जो शक्तियां वो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इफ यू गो ऑन रिपीटिंग दैट मिस्टेक, व्हाट विल हैपन? एक दिन उस व्यक्ति को चीनी खाना मना हो जाएगा। है? अब एक करोड़पति है, बहुत बड़ी उसके पास डिजाइनर कार है, ड्राइवर है, गया बड़े शहर में गया, बंगाली रसगुल्ले की दुकान पर खड़ा हुआ। ड्राइवर गया, उसने कहा लो भाई 6 रसगुल्ले दो, खा रहा है। और पीछे जो सेठ बैठा है जिसकी वो कार है, वो सारी दुकान खरीद सकता है। लेकिन उसको डॉक्टर ने कह रखा है ओनली बॉइल्ड वेजिटेबल्स अगर जीना है। अब उस बेचारे को तो ज्यादा तकलीफ होगी कि देखो कौन फॉर्चूनेट है, मेरा नाम तो फॉर्चून मैगजीन में भी आता है, लेकिन मैं ये रसगुल्ला भी नहीं खा सकता। और ये देखिए हमारा ड्राइवर खा रहा, उसका तो और बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसने एक्सेस किया। इसी तरह से फैट है, खाइए आप अमूल बटर खाइए, ये खाइए वो खाइए, ज्यादा खाइए, एक दिन क्या होगा कि डॉक्टर कह देगा कि भाई नहीं। इसी तरह से किसी का वेट ज्यादा है, वो व्यक्ति तो कुली है कि 30 किलो साथ ही लिए फिरता हर वक्त। कुली को कहो 30 किलो उठाओ तो पैसे मांगेगा, ये तो बेचारा वैसे कुली है। इस वास्ते सब लोग कहते हैं बैलेंस्ड डाइट ये वो। तो जो डाइट के लिए बॉडी के लिए लागू होता है कि वो लाइफ के लिए लागू नहीं होगा कि हमारी लाइफ भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब ग्रीड क्या है? एक्सेस ऑफ। एक है हैविंग मनी, हैविंग रिक्वायरमेंट्स, योर नीड्स अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट, लिटिल मोर भी चलो चलेगा आप। लेकिन अगर आप ग्रीड इज ए डिजीज, इट इज ग्रीड फॉर ग्रीड सेक, उसको बीमारी कहते हैं। अब आप देखिए, आप पढ़ते हैं अखबारों में कि जी कोरिया में एक इंडियन स्पोर्ट्समैन शॉप लिफ्टिंग करता पकड़ा गया, या यूएसए में वो कैमरा लगे रहते हैं, एक मिलियनेयर्स शॉप लिफ्टिंग करती पकड़ी गई। अब उसको ये नहीं कि उसके पास $10 नहीं थे, ये है बीमारी ग्रीड की। इस वास्ते ये गरीब को भी हो सकती है, अमीर को भी हो सकती है। इस वास्ते ये जो ग्रीड है ये व्यक्ति को एक रेशम का कीड़ा बना देता है, जिसका काम है पैसा आता ही जाए, आता ही जाए, आता ही जाए। अपने लिए भी काफी है, दूसरों के लिए भी काफी है, रॉन्ग राइट कोई मेथड करके करता रहे। इट बिकम्स ए डिजीज। और जब वो पूरा नहीं होता उसको क्रोध आता है। एक बारी हमने एक वकील करना था, तो किसी ने एक वकील को कह दिया तुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे, तुझे वकील करना है। बाद में हमने पता किया तो अच्छा वकील नहीं था, हमने उसको मना कर दिया कि भाई तुमने ठीक है, हमारा अभी काम नहीं है। उसके बाद उसने हमें फोन करने शुरू किए, थ्रेटनिंग फोन्स, ये वो ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, आप लोग क्या हो। हमने कहा ये बेचारा ये नहीं बोल रहा, इसका लोभ बोल रहा है, ये सोचता है 5 लाख गए इसलिए वो बोल रहा है। वो जिसने हमें हमारा केस करना था, फेवर करना था हमें। आप सोचिए, द कॉज इज ग्रीड। इसलिए ये एक खतरनाक बीमारी है। जबकि ह्यूमन बीइंग को लाइफ स्पैन लिमिटेड है। क्या हमारा लाइफ स्पैन अनलिमिटेड है? नहीं।
अच्छा, उसके दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू डिजीज, सब्जेक्ट टू डिके, सब्जेक्ट टू डेथ अल्टीमेटली। तो हम खाम खा में चीजें इकट्ठी करते जाएं इन द होप इट इज फॉर माई गुड। इट इज नॉट सो एट ऑल। आप देखिए कि mere accumulation of money or things or anything or excessive doing of that leads you to no happiness, no peace, no love, nothing. अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे अमीर लोग तो खुश होने चाहिए और सारे गरीब लोग दुखी होने चाहिए। ऐसा है क्या? सबसे ज्यादा ट्रैंक्विलाइजर कहाँ यूज होते हैं? भारत में? कहाँ? यूएसए में होते हैं। वो तो अमीर है, वहां के लोग भी अमीर हैं। क्यों? यहाँ तो व्यक्ति जो है पत्थर पर रिक्शा वाला सो जाता। एक बार एक जर्मन ग्रुप टीवी वाला बॉम्बे में एक स्लम एरिया में जाकर 2 बच्चों का फोटो ले रहा था। तो एक इंडियन ने, पेट्रियोटिक इंडियन था, उसने उसको रोका, है भाई क्या करता है हमारे यहाँ जाके हमारी गरीबी दिखाएगा, वहां जाके ये क्यों कर रहा है, लाओ तुम्हारी फिल्म छीनते हैं। उसने कहा महाराज मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये 2 बच्चे देखो, फटे हुए कपड़े हैं, मैल से लिपटे हुए हैं, उलझे हुए बाल हैं, लेकिन ये खुश हैं। मैं ये दिखाना चाहता हूँ अपने देश में जाके कि ये लोग इतने गरीब होकर भी खुश हैं। हमारे यहाँ तो कोई हंसता ही नहीं। अब तो दिल्ली में भी लाफिंग क्लब बने हैं कि नकली तौर पे बड़ा अजीब सा लगता है, पार्क में जाओ वो जोर जोर से हंसते हैं, ही। इससे तो अच्छा शीशे के आगे, सुबह मिरर के आगे हंस लिया करें। अब क्या है कि इट इज आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड। जैसे डांसिंग भी आजकल एक होता है दिल का नाच, एक होता है स्विच ऑन करके नाच, स्विच ऑफ किया तो नाच भी खत्म। तो इस प्रकार से एक होती मन की खुशी, मन का नाचना। तो इसी तरह से इट इज नोबडीज मोनोपोली कि आपके पास पोजेशंस हैं और उससे आप ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे। आप किसी भी पोजेशंस वाले को पूछ के देख लीजिए, ऊपर से है। बिकॉज फॉर द सिंपल रीजन, ये जितनी चीजें हम इंटरनली चाहते हैं दे आर नॉट मटेरियल, दे आर नॉट फिजिकल। आप देखिए आखिर आप क्या चाहते हैं? अगर हम आपसे ब्लैक बोर्ड पर लिखवाएं, आपको असली में एक लफ्ज में बताइए आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, तो क्या बताएंगे? कोई कहेंगे हैप्पीनेस, कोई कहेंगे पीस, कोई कहेंगे कंटेंटमेंट, कोई कहेगा सेटिस्फेक्शन, कोई कहेगा प्रेम, कोई कहेगा फुलफिलमेंट, कोई कहेगा एक्सीलेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितनी भी लिस्ट आप बना लें उसमें एक भी चीज मटेरियल या फिजिकल नहीं होगी। आप देख लीजिए, पीस इज नॉट फिजिकल, इट हैज नो मटेरियल कंटेंट एट ऑल। लव इज नॉट फिजिकल, हैप्पीनेस इज नॉट फिजिकल, नथिंग इज फिजिकल। जो हम अंदर चाहते हैं, वजह क्या है कि जो चाहता है वही फिजिकल नहीं है, उसमें वो एंटर ही नहीं हो सकता। इट इज ओनली अ मीन्स। इस वास्ते इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि पोजेशंस आपको सुख देंगे। कई लोग रोते हैं जब उनके मर्डर हो जाता है, तो कहते हैं हाय हाय हम ये सोने का क्यों पहन के गए, इससे तो ना पहनते, सोना ही ना होता तो अच्छा था। कई लोगों का प्रॉपर्टी बना लेते हैं, फिर उसका मर्डर हो जाता है, फलाने जी उसने डॉन ने उसको मर्डर कर दिया। बॉम्बे में ऐसा हुआ, अभी एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का था बिल्डर। अच्छा, वो कहते इससे तो घर वाले क्या कहते हैं, इससे तो ना बनाता, हम झोपड़ी में ही रह लेते, बचा तो रहता। इसी तरह से आप देखिए कि मैनी टाइम्स भाइयों में लड़ाई हो जाती है। आज जितने ज्यादा लीगल केसेस हैं सब इंडस्ट्रियल हाउसेस के हैं, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस के, चाहे वो रौनक सिंह है, चाहे वो मोदी है या फलाना, आप देख लीजिए। तो इसलिए कि दे हैव गॉन द रॉन्ग वे, और हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं कि शायद ये चीजें पोजेशंस वगैरह ये हमें खुश करेंगे। दे आर नेसेसरी बट दे आर नॉट टू बी डोमिनेटिंग। इस वास्ते ये स्पिरिचुअल नॉलेज ये सिखाती है कि एंगर को अगर आपने खत्म करना है तो आपको ईगो भी खत्म करना पड़ेगा, ग्रीड भी खत्म करना पड़ेगा, अटैचमेंट भी खत्म। अटैचमेंट क्या होता है? आप देखिए कि मैं एक होटल में जाके रहता हूं, मुझे वो कमरा देते हैं अच्छी तरह, मैं उसका रेफरेंस देता हूं लोगों को, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, अच्छा एक्सपेक्ट भी करता हूँ साफ होगा, इसकी चादर बदलो वगैरह वगैरह, फूल लगाओ। लेकिन डू आई हैव एनी अटैचमेंट विद दैट रूम? नो। लेकिन अगर मेरा अपना घर हो और साथ वाला कमरा मैंने किराए में दिया हुआ हो और उसमें कोई कील ठोके
तो मुझे लगेगा मेरे यहाँ कील लग रहा है, क्योंकि मेरे कमरे में वो कील ठोक रहा है, क्योंकि मेरी अटैचमेंट है। अच्छा, मेडिकल प्रोफेशन में आपके पास कई पेशेंट आए, बेचारे कई ठीक हो गए, कि नहीं उनकी किस्मत, आप किसी को मरना है तो उसको जिंदा तो नहीं कर सकते, आप मेहनत ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई अपना रिलेटिव आ जाए तो आप क्या करते हैं? ये जो शिवानंद जी हैं, स्वामी शिवानंद जी सर्जन थे, इनका बेटे का ऑपरेशन होना था, इनका हाथ कांप गया। इसी प्रकार से आप कहते हैं भी तू कर दे, मैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगी, मेरा हाथ खिसक जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। और अटैचमेंट, हमें अटैचमेंट होनी तो नहीं चाहिए। अगर हम ज्ञान को जानते हैं, वन मेन कॉज ऑफ एंगर इज इग्नोरेंस। अगर आप रूट में जाएंगे ना, इग्नोरेंस मीन्स नोइंग थिंग्स विच आर नॉट एंड नॉट नोइंग थिंग्स एज दे आर। रस्सी को सांप समझना, सांप को रस्सी समझना। अंधेरे में क्या होता है? आप रस्सी को सांप समझते हैं, सांप को रस्सी समझते हैं। तो इग्नोरेंस जो है, बेसिक इग्नोरेंस, वो आपको बचा ही नहीं सकते। उससे फियर पैदा होगा, फियर से एंगर पैदा हो जाएगा, डर लगेगा। इस वास्ते ये जो है अटैचमेंट इज ऑल्सो ड्यू टू इग्नोरेंस, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ ऑफ कर्मा। अगर हम सब कहें मेरी सास मर जाए, मेरी सास मर जाए, मर जाएगी क्या? मर जाएगी? नहीं मरेगी। अच्छा, जिस दिन उसमें मरना होगा बचेगी भी नहीं। इस वास्ते चाहे डॉक्टरों का पैनल लगा लीजिए, इस वास्ते वी शुड, क्रोध का एक कारण है, क्वेश्चन जो आते हैं ना हमारे में, वाई, हाउ, क्वेश्चन मार्क्स जो आते हैं, दे कॉज एंगर। ऐसा क्यों? अपने लिए भी आता है, कुछ हो गया पास्ट में, ऐसा ना करता, इसकी जगह में ऐसा करता तो ये हो जाता, ऐसा करता तो ये हो जाता है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि बुद्धि जो है ना वो वक्त के बाद आती है, अकल जो है ना। किसी ने कहा एक जगह बागीचे में सरस्वती, लक्ष्मी और भाभी सैर कर रही थी, तो नारद जी आए। तो नारद जी जो थे, कहीं उनको मच्छर लगा, उन्होंने ऐसे किया, तो देवियां सोची हमको सलाम किया नारद जी ने। तो उसने कहा कि भाई, लक्ष्मी कहती है मुझे किया है, और सरस्वती बोली नहीं मुझे किया है, और भाभी बोली मुझे किया है। उसने कहा चलो पूछते हैं। तो सरस्वती गई खुशी खुशी कि मैं तो विद्या की देवी हूँ, अकल हूँ, जाती हूँ, मुझे सलाम किया होगा, सबसे बड़ी चीज तो दुनिया में अकल है। तो बोला नारद जी आपने मुझे सलाम किया ना? बोले नहीं, मैं आपको क्यों करूंगा, आप तो घटना घटने के बाद आती हो, जैसे पुलिस आती है, तो आप तो काम हो जाता है, गलती हो जाती, फिर अकल आती है, इसका क्या फायदा आपके, मैं क्यों आपको सलाम करूंगा। फिर लक्ष्मी गई, उसने कहा मुझे किया होगा, मैं तो धन की देवी हूं, आजकल धन को तो लोग भगवान मानते हैं। मैंने कहा तुमने किया? कहते मैं आपको क्यों करूंगा, आप जिसके पास आती हो वो भी पागल हो जाता है, जिससे जाती हो वो भी पागल हो जाता है, इसलिए मैं आपको क्यों करूंगा, एंड सो ऑन। तो भाभी कहते हैं जो घटना घटनी है, भाभी टाले नहीं टले। उसने कहा आपने किया है मुझे, उसने कहा आपको तो आगे से भी सलाम, पीछे से भी, क्योंकि आप तो टल नहीं सकती। टलना, ये जानना कि कोई चीज टल नहीं सकती और इस चीज को होना ही है, उसको जस्टिफाई करना, समझना, ये है ज्ञान। और इसके साथ क्रोध खत्म हो जाता है, नहीं तो हम भगवान को भी दोष। नाउ एक बड़ा प्रश्न ये है, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और काम, ये पांचों इकट्ठे हैं, और जब तक इनकी रूट को आप खत्म नहीं करेंगे तो ये जा नहीं सकता। और इनकी बेसिक कॉज है बॉडी कॉन्शियसनेस। जब तक व्यक्ति अपने को बॉडी मानता रहेगा, लाख यत्न कर ले, किताबें लिख ले, किताबें पढ़ ले, दूसरों को कह दे क्रोध नहीं करना, वो क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज बॉर्न आउट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस विच इज द फर्स्ट मिस्टेक। जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना, इंसान एडम और ईव ने एक बड़ी फर्स्ट मिस्टेक की, जिससे उनको पैराडाइज से बाहर धक्का दे दिया गया। तो एक एग्जाम्पल है, हम लोगों की फर्स्ट फंडामेंटल मिस्टेक यही है कि वी आर थिंकिंग अवर सेल्व्स टू बी व्हाट वी आर नॉट, एंड वी आर नॉट नोइंग व्हाट वी आर। अब बॉडी कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से
इच्छाएं पैदा होती हैं, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से स्टेटस कॉन्शियसनेस पैदा होता है, जिसकी वजह से दुनिया में अपने आप को व्यक्ति जैसा कहते हैं लिव इन रोम डू एज रोमन्स डू, ऐसे करना चाहता है। उसका कारण ये है कि हम बॉडी हैं या नहीं, इसका तो आप फैसला कर लीजिए आज, या बॉडी है या नहीं है। कई बार डॉक्टर्स कोशिश करते हैं इस बेचारे को बचा लें, इसको बचा लें। आप बचा सकते हैं? उसके घर वाले भी रोते हैं, आपको बड़ा दुख होता है कि इसको मैं बचा नहीं सका, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं जी ये चला गया, गुजर गया, ऐसे कहते हैं ना, चल बसा गुजर गया। कौन? बॉडी तो खत्म हो गई यहाँ। तो पहली बात हमें अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को जानना है कि मैं, आपकी एज कितनी है? 28। 29 इयर्स पहले आप थे इस बॉडी में? थे पक्का? आप अपनी अपनी आयु में एक एक साल जोड़ लो और अपने से प्रश्न करो कि ये बॉडी आपके पास थी? पक्का नहीं थी? अच्छा। और भी, वैसे तो इसका एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है ये मैं ये भाषण पूरा कर सकूं या ना कर सकूं, नॉट नोन। लेकिन मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक गेस लगा लीजिए, 100 साल 150 साल, जितना आपका दिल करे, जितना इंसान सोचता है। फिर पूछिए, आपको पता कबीर जो था, कबीर की माँ ने उसको जोर दिया शादी कर ले, तो कबीर ने कहा माँ फिर क्या होगा? बेटा फिर तेरे बच्चे होंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? एंड ही एक्सटेंडेड दैट क्वेश्चन। एक ऐसा वक्त है जब माँ घबरा गई, उसको लगा कि अब तो ये मौत का सवाल आ गया है, तो चुप हो गई। उसने उसको उस तरह से समझाया था। तो कहने का भाव ये है, आप जोड़ लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन करिए, ये बॉडी आपके पास रहेगी? रहने वाली है? पक्का नहीं है ना? अच्छा, जो चीज ना थी ना रहेगी, आज तो है, क्या उसको आप ट्रुथ कह सकते हैं? क्योंकि सत्य की परिभाषा ये है, जो था और है और रहेगा वो सत्य है। रिलेटिव ट्रुथ कह सकते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ तो नहीं कह सकते। अब अगर आप अपने आप को ऐसी चीज से आइडेंटिफाई करें जो रहनी नहीं है, जिस नैया ने डूबना ही डूबना है, और उसके साथ अपना सुख दुख जोड़ें, उसके प्रॉस्पेरिटी में अपनी प्रॉस्पेरिटी जोड़ें, तो लहरों में नहीं आप डोलेंगे तो डावाडोल होंगे तो क्या होंगे। इसलिए अपने आप को, अगर आप सचमुच क्रोध मुक्त होना चाहते हैं, कहानी के तौर पे तो हम आपको 100 पॉइंट बता सकते हैं, तो आपको पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि आप ये बॉडी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे क्रोध बॉडी से पैदा होते हैं। मैं मोटा ताजा हूं, ये बच्चा आ गया, क्यों कि बेचारा छोटा सा, अगर मेरे से 1.25 सेर आ गया तो फिर जी फर्क हो गया ना। अच्छा, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, फुट इंग्लिश बोलता हूं, कोई आ गया, गंवार कहीं का। कई लोग अपनी सास को भी गंवार कह देते हैं, वो पढ़ी लिखी होते हैं, वो बेचारी चल बर्तन मांज। इसलिए इसी तरह से लैंग्वेज, आदमी को ईगो है ना। कहते हैं कि यूएसए में एक जगह 2 वर्कर एक वो पहाड़ी पर काम कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। इतने में एक स्पेन का एम्बेसडर आ गया। उसने कहना था उनसे, कुछ रास्ता पूछना था आगे। उसको तो स्पेनिश आती थी, इंग्लिश आती थी, एक और भाषा आती थी, तो वो तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे। तो उसने कहा स्पेनिश में, उसने कहा, बेचारे देखते रहे। फिर उसने दूसरी भाषा में कहा, तो भी वो बेचारे देखते रहे। तीसरी भाषा में कहा तो भी, तो चला गया। तो बोले आपस में कि भाई क्यों ना हम एक आध भाषा ही सीख लें, ये बेचारा गया। उसने कहा 3 से तो उसको समझ भी नहीं, हम कितनी सीखेंगे। तो एक्चुअली तो हम अनपढ़ ही है ना। अब मैं ब्राजील में चला जाऊं, मुझे तो कुछ पोर्चुगीज का समझ नहीं आना, 2-4 शब्द आएंगे, बोआ कमीडा, खाना खा लो, ये करो, छुट्टी। आप साउथ इंडिया में चले जाए, आपको समझ में नहीं आएंगे। तो हम किस चीज का अभिमान करते हैं? इस वास्ते हम ये समझते हैं कि ये बॉडी जो है, इसका धन, इसके साधन, इसकी चीजें, इनको होना अच्छा है, भाग्य की निशानी है। लेकिन उसका इस प्रकार का दुरुपयोग कि हम उसमें क्रोध की दूसरों को इंसल्ट करें या दूसरों को डिसऑनर फील करवाएं, वो तो ठीक नहीं है। इन ए फैमिली, अब मान लो जी आपकी फैमिली किसी ओकेजन पे इकट्ठी होती है, तो सारे तो उसमें सर्जन नहीं होते।
कोई मामा होता है, कोई चाचा होता है, कोई भाई होता है, किसी का छोटा स्टेटस होता है, किसी का। तो व्हेन यू आर मीटिंग एज ए फैमिली, तो उसमें तो रिश्तेदारी का स्नेह होता है, बुजुर्ग का बुजुर्गी गिनी जाती है, मैं फलाना हूँ, है बेटा थानेदार बना तो माँ को ही कैद करवा दी, ऐसा तो नहीं होता। इस वास्ते ये बॉडी कॉन्शियसनेस इसकी कॉज है, और इसी से लोभ है, इसी से ईगो है, इसी से सब है। इसलिए क्रोध इज सीडेड इन द सोल बिकॉज वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग। वो हमारे हार्ड डिस्क में चला गया। एक तो उसको निकालना है, दूसरे उस कॉन्शियसनेस में रहना है कि आगे के लिए पैदा ना हो। तो ये हमारी स्पिरिचुअलिटी बताती है कि क्रोध के लिए छोटे छोटे फॉर्मूले तो बहुत हैं। हम जनरली पब्लिक को ये कहते हैं कि भाई क्रोध से छूटना है ना, बी लाइट, हल्के रहो, चीजें आएंगी, नो सिचुएशन इज गोइंग टू स्टिक ऑन, एवरी सिचुएशन विल पास। जिंदगी में कई घटनाएं आई, कई गई, तो आए कोई आपके घर में मेहमान और आपका ही सामान लेके चला जाए, ये तो ठीक नहीं है। आपकी पीस है, आपकी हैप्पीनेस है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। आप गुस्सा आया और आपका पीस ही छीन के ले गया, गुस्से में क्या होता है? या तो व्यक्ति ज्यादा खाता है, फिर कंपेंसेट करता है कि खूब अच्छी तरह खाओ, गुस्सा कम से कम खाने से तो ठंडा हो जाए, या उसकी भूखी मर जाती है कि नहीं भैया आज खाना ही नहीं बस। तो ये एक्सट्रीम में चला जाता है। इस वास्ते हम समझते हैं कि ये जो है पास, एवरीथिंग विल कम टू पास, लेट गो, ये हम कहते हैं। लेकिन इसका टेम्परेरीली ध्यान रहता है। अब आप कहेंगे ठीक है लेट गो, आज जाएंगे भोजन पर, शाम तक रहेगा, उसके बाद क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है, हैबिट इज सेकंड नेचर, तो वो हम फिर क्रोध में आ जाएंगे। इस वास्ते फॉर्मूले तो कई हैं कि भाई चीज को पास समझो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, पुरानी चीजों का ध्यान ना करो, ऐसे बहुत सारे हैं उसका, लेकिन टेम्परेरी लाभ है। तो हम आपको परमानेंट बात ये बताना चाहते हैं कि अगर आप सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करें, चलते फिरते मुश्किल नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, चलना तो बॉडी नहीं है, लेकिन ये समझे कि सोल इसको चला रहा है, ये तो मुश्किल नहीं है ना। चला भी सोल ही रहा, अभी सोल ऑफ हो जाए तो 4 आदमी उठाएंगे। इसलिए सोल खा रहा है, सोल स्नान करा रहा है, सोल वस्त्र पहन रहा है, सोल से बात कर रहा है, ये है प्रैक्टिस। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो देन यू विल फील कि दिस इज द सोल विच इज द प्राइम एनर्जी, जिसके बाद बाकी चीजें हैं। अब आप दूध पीते हैं, सेब खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, विटामिन खाते हैं, जो भी खाते हैं, लेकिन उसको अंदर काम वो तभी करेंगे अगर सोल है। अगर सोल नहीं है तो आप विटामिन डाल दीजिए, क्या होगा? पड़े रहेंगे। इसलिए बेसिक एनर्जी जो आपके सब अनकॉन्शियस में भी काम करती है, ऑटोनोमस काम करती है, जिसके बाद सारी एनर्जीज चलती हैं। जैसे बिजली है, ये बेसिक एनर्जी है, इसके बाद पंखा चलाइए, बिजली जलाइए, गर्म करिए, ठंडा करिए, वो ठीक है। लेकिन सोल ही नहीं होगी तो क्या होगा? उस सोल को एनर्जाइज करने के लिए पहली बात तो सोल कॉन्शियस बने। फिर उसके अंदर क्रोध भी आप देखेंगे हर व्यक्ति को अलग अलग तरह का आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को लिंगरिंग होता है, किसी को शॉर्ट लिव्ड होता है, किसी सिचुएशन में शॉर्ट लिव्ड होता है, किसी में चलता है। इसका कारण क्या है? पावर ऑफ द सोल। जितनी पावरफुल सोल होगी, जितनी इनर शक्ति उसके अंदर होगी, उसी अनुसार वो इन चीजों को बियर कर सकता है और ओवरकम कर सकता है। इस वास्ते इसके लिए फिर ये है कि सोल की खुराक क्या है, व्हाट इज द फूड, व्हाट इज द एनर्जाइजिंग पावर फॉर सोल। तो सोल की खुराक भी है और सोल की भूख लगाने वाली चीजें भी हैं, सोल की एनर्जी को डिप्लीट करने वाली चीजें भी हैं। तो सोल की एनर्जी को डिप्लीट करने वाली तो ये जो 5 चीजें हैं यही है, क्योंकि दे टेक अवे द इनर पावर ऑफ द सोल। ईगो आया, सोल की पावर घटी, जेलसी आई, सोल की पावर घटी, एंगर आया, सोल की पावर घटी, ग्रीड आया, सोल की पावर, क्योंकि आप उसी के पीछे लट्टू हो जाएंगे, ये काम करना है, बाकी सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ जाएगा। लोग कहते हैं ब्लड क्लॉट, हम कहते हैं थॉट क्लॉट। ब्लड क्लॉट से भी ज्यादा डेंजरस व्यक्ति के अंदर थॉट क्लॉट है। आपकी माइंड स्टिक हो गया, आप देखिए उससे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा। किसी के अंदर कोई गलती कर ली, जब तक वो उसका कन्फेशन नहीं करेगा उसका सिस्टम ही नहीं ठीक चल सकता। लेकिन प्रेजेंटली हम आपको ये बताना चाहते हैं व्हाट इज द फूड फॉर सोल।
तो सोल कोई मटेरियल चीज तो है नहीं, इसलिए उसका फूड है पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा सोचिए, इससे क्या होगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी, डिप्लीशन नहीं होगा और सोल एनर्जाइज होगी। अपना भी अच्छा सोचिए, दूसरे का भी अच्छा सोचिए, और ये जान के सोचिए एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट, नथिंग। अगर आपकी ये अप्रोच हो गई, अगर आप किसी भी चीज में से अच्छी चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर साइंसदान रबिश में से पावरफुल चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक गुलाब का बीज, आप गुलाब के बीज को रबिश के हीप में बो दीजिए, वो क्या करता है, क्या पैदा करेगा, करेगा ना। एक बीज वो कर सकता, तो हम इतने भी पावरफुल नहीं है, हम तो ह्यूमन बीइंग हैं। इस वास्ते हम अपने आप को कैटलिस्ट एजेंट मान के, अपने एटीट्यूड को बदल के, अगर हम अपने आप को पॉजिटिव बनाते हैं, इसलिए नहीं कि किसी के लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, मेरे घर के सफाई होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं कि मैं दूसरों का सोचता रहूं ये फलाना ऐसा है फलाना ऐसा, तो दुनिया की आप उल्टी चीजें सोचेंगे तो पॉजिटिविटी तो आपकी दब जाएगी। पॉजिटिव होंगे तो क्रिएटिव होंगे, और जो दुनिया को देखेगा कॉपी कैट होगा, वो कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता। तो पॉजिटिविटी क्रिएटिविटी सोल कॉन्शियसनेस से आएगी, आपको एनर्जी मिलेगी। बाहर की चीजें बहुत कम चाहिए इंसान को। इंसान काहे पे जीता है, आपका बच्चा काहे पे जीता है, छोटा बच्चा, उसको आप क्या पिलाते हैं, डिल्यूटेड मिल्क, बस छुट्टी। और वो बढ़ता कैसे है, जैसे मक्के का पौधा बढ़ता है ना, फटाफट ऐसे हवा में उछालते हैं, थपकी लगाते हैं, वो खुशी से बढ़ता है। उसको इधर उधर से ले लेता है, उसका बोन्स भी बन जाते हैं, सब बन जाता है। तो हम समझते हैं हम खाते जाएं, शायद इसी भोजन से हम बन रहे हैं, हम तो उतने ही हैं, और ही ज्यादा नुकसान होता है उसको डाइजेस्ट करने में। इसलिए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ह्यूमन बीइंग नीड्स वेरी लिटिल फ्रॉम आउटसाइड, ओनली रिक्वायर्स फेवरेबल एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, फेवरेबल सिचुएशंस, ताकि उसको पनपे। यूं भी आप देखेंगे जो व्यक्ति क्रोधी होगा, सदा का क्रोधी होगा, कोई चालाक होगा, स्कीमी होगा, उसकी शक्ल और तरह की होगी, जो दूसरा होगा उसकी और तरह की होगी। शक्ल को छोड़िए, उसका बिहेवियर भी ऐसा ही होगा। इस वास्ते बहुत सिंपल है, लेट अस रिटर्न टू अवर ओरिजिनलिटी। लेट अस, जो हमें माता पिता सब दुनिया सिखाते रहे, तुम बॉडी हो बॉडी हो बॉडी हो बॉडी हो, बॉडी का ही ध्यान रखो, लेकिन ये अदर रिवर्स में चलता है, जैसा माइंड वैसी बॉडी, जैसी सोल वैसा माइंड। तो सोल को एनर्जाइज करने के यहाँ तरीके बताए जाते हैं। ओम शांति। अब आपको कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, अगर प्रश्न नहीं है तो प्रसन्न है ना, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच।